गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पाठ 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज वनों से भरी पहुंच परिचित और प्राचीन काल में शिक्षा दीक्षा तप जप जितने कार्य होते थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा वनों में ही रहते थे और वनों को ही अपना आवास बनाते थे। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों को वनों के महत्व का ज्ञान था। वनों में ही ऋषि कुमारों के ज्ञान का उन्मेष होता था। लेकिन 18वीं शताब्दी से विश्व ने औद्योगिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया और यहीं से वनों के विनाश की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। प्राचीन काल में शिक्षा दीक्षा जो भी था वनों में होता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे वनों के विनाश का कार्य भी शुरू हो गया। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने विश्व के देशों को जीतकर अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के आरंभ तक चली। इस औपनिवेशिक काल के दौरान व्यवस्थित रूप से वनों का कटान व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया। जो वन पहले से थे वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काटे जाने लगे। अब देखें वनों की कटान की क्या आवश्यकता थी, वनों को काटना किस लिए आवश्यक हो गया। तो सबसे पहली बात औद्योगिकीकरण के बाद आप जान लें, क्योंकि जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी उस पर उद्योग धंधे स्थापित किए गए, जनसंख्या भी बढ़ी तो उसकी उदर पूर्ति के लिए अन्न की जरूरत पड़ी। तो अन्न खेती के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए वनों को काटा गया। वनों को काट करके वहां पर खेती के लिए जमीन तैयार की गई। इससे खेती करने योग्य नई जमीन उपलब्ध हो जाए। औपनिवेशिक काल में खेती को अधिक विस्तार मिला। पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास जैसी व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, अर्थात खेती करने वाली ज़मीन का रकबा जो है एरिया बढ़ गया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बागान बनाने के लिए जमीन प्राप्त करने के उद्देश्य से वनों को काटा गया। जलयान, दूसरा जलयान व रेलवे लाइनों के लिए लकड़ी की आपूर्ति के लिए। देखें पहले व्यापार जो होता था, व्यापार बड़े बड़े जलयानों जहाज़ों से होता था। तो जहाज़ों को बनाने के लिए, नौकाओं को बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी। तो जब व्यापार बढ़ा, अधिक जलयानों की ज़रूरत पड़ी, तो जलयानों को बनाने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ वनों की कटाई की गई तथा रेलवे लाइन बिछाने के लिए, रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए स्लीपर
प्राप्त करने के लिए अर्थात लकड़ी के लट्ठे प्राप्त करने के लिए भी वनों का विनाश किया गया, वनों की कटाई की गई। बागान बनाने के लिए जमीन प्राप्त करने के उद्देश्य से वनों को काटना। अंग्रेजी फौज बागानी खेती मुख्यतः व्यापारिक खेती है, जिसके अंतर्गत नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की तरह बड़े पैमाने पर किया जाता है बागानी, और उससे लाभ कमाया जाता है। अंग्रेजों ने बागाती खेती को अपने लिए लाभप्रद पाया। इसके लिए चाय, कहवा, रबर, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, केला आदि का उत्पादन किया जाने लगा। इसके लिए खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए वनों को काटा गया। अंग्रेजी सरकार ने ऐसी जमीन के हिस्सों को यूरोपीय बागान मालिकों को सस्ती दरों पर सौंप दिया। अंग्रेजों ने वनों के आर्थिक महत्व को समझा और वानिकी के सुव्यवस्थित विकास के लिए वैज्ञानिक तंत्र की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रांडिस को भारत बुलाकर देश का पहला महानिदेशक नियुक्त किया। पेड़ काटने वालों को सजा देने का प्रावधान किया गया। ब्रांडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा का गठन किया। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। आरक्षित वनों को किसी भी प्रकार का दोहन पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया, रोक दिया गया। सुरक्षित वनों से गांव वाले घर बनाने और ईंधन के लिए लकड़ी ले सकते थे। उसके बाद आप देखें लोगों के जीवन पर प्रभाव। अब ये वनों पर जो प्रतिबंध लगाया गया या व्यावसायिक वानिकी के लिए सुविकसित तंत्र व्यवस्था का विकास हुआ, उससे वनों में उत्पन्न विभिन्न उत्पाद मानव की जरूरतों को पूरा करते थे। वन विभाग ने वनों में ऐसी प्रजाति के पेड़ उगाने शुरू किए जो जहाज़ों व रेलवे के लिए इमारती लकड़ी, कीमती लकड़ी मुहैया करा सकें। लोगों की ज़रूरत की किस्मों को काटकर उनका उपयोग किया गया। गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। वन कानून के बाद लकड़ी काटना, पशु चराना, कंदमूल एकत्रित करना गैर कानूनी हो गया। जलावनी लकड़ी एकत्र करने के लिए स्त्रियां भी परेशानी में पड़ गई, जो कि अपने चूल्हे के लिए लकड़ियां एकत्र करती थी। उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकार पर पाबंदी। वनों के नियमन का खेती पर प्रभाव। घुमंतु खेती पर रोक लगा दी गई, जबकि जिसको आप झूम खेती के नाम जानते हैं, हम बताए थे, जंगल को साफ करके जंगलों को जलाकर खेती 2-4 साल किए, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो ऐसी खेती पर रोक लगा दिया गया, जो कि एक परंपरागत तरीका था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल के अपने घरों में विस्थापित होना पड़ा। इसी कारण अनेक लोगों ने विद्रोह का भी सहारा लिया। कुछ लोगों को अपना पेशा भी, अपना रोजगार भी का तरीका भी बदलना पड़ा या छोड़ना पड़ा। शिकार पर पाबंदी। जंगल के नए कानूनों ने शिकार करने पर पाबंदी लगा दी और इसे अपराध घोषित किया गया। लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। इसके विपरीत बाघ जैसे बड़े जानवर का शिकार करना आखेट का खेत एक खेल माना गया। शिकार शासन में
अंग्रेजी शासन में शिकार की इस परंपरा के कारण कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। जंगल के कुछ इलाकों को अंग्रेज शिकारियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। नए व्यापार व रोजगार। वन विभाग के अस्तित्व में आने के बाद लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अनेक लोग परंपरागत पेशा छोड़कर वन उत्पादों के व्यापारी बन गए। मध्यकाल में भी आदिवासी लोग घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथी दांत के सामान, रेशम के कोए, खाल, सींग व मसालों का व्यापार किया करते थे। अंग्रेजी सत्ता ने इस प्रकार की सभी गतिविधियों को अपने अधीन कर लिया। अनेक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को वन उत्पाद के व्यापार की एकाधिकार दे दिया गया। चरवाहे व घुमंतू जातियों के लोगों को अपने पारंपरिक पेशे से व्यवसाय से हाथ धोना पड़ा। अनेक हिंदुस्तानी लोगों को चाय बागानों में काम तो मिला, लेकिन उनकी मजदूरी बहुत कम हुआ करती थी। स्थानीय लोगों के द्वारा बगावत और वन विद्रोह। 19वीं सदी में वनों से संबंधित अनेक कानून पारित किए गए। दुनिया भर में वनों पर आधारित समुदायों में रोष व्याप्त था। इसी कारण स्थान स्थान पर ऐसे लोगों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। हिंदुस्तान भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रह सका। संथाल परगना, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश के इलाकों में लोग एकजुट हो गए। इन लोगों के बीच से ही इनके नायक उभरे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बीड़ा उठाया। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने व शिकार करने तथा वन उत्पादों के संग्रह करने पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, तो बस्तर के लोगों ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। इसी दौरान इलाके में भयानक अकाल भी पड़ा। अकाल से लोगों का गुस्सा बढ़ाने में चिंगारी का काम किया। लोग बाजारों में त्योहारों के अवसर पर जमा होकर सरकारी फैसलों पर चर्चा करते। ऐसे मौकों पर गांव के मुखिया और इलाके के पुजारी लोगों का उत्साहवर्धन करते थे और मुद्दों को सकारात्मक बहस में बदल देते थे। बगावत के खर्चे के लिए सभी गांव कुछ न कुछ सहायता राशि के रूप में दान देते थे। अनेक मौकों पर बाजारों को लूटा गया, अफसरों व व्यापारियों के घरों को जलाया गया, स्कूल व पुलिस थानों तक में आग लगा दी गई। कई स्थलों पर लोग अनाज लूट कर उसका पुनर्वितरण गरीबों में कर देते थे। सामानों को लूट लेते थे और उनको गरीबों में बांट दिया जाता था। हमले उन्हीं लोगों पर किए जाते थे जो अंग्रेजी राज्य और उनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी रूप में जुड़े होते थे। पुलिस कार्रवाई से आतंकित होकर पराया आदिवासी गांव खाली कर देते थे और जंगलों में जाकर मोर्चा संभाल लेते थे। इस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत को क्षेत्र में पुनः शांति बहाली में 3-3 महीने भी लग जाते थे। अंग्रेजी पुलिस विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार करने में सदैव असफल रहती थी, क्योंकि लोगों का समर्थन विद्रोहियों को मिला रहता था। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों में से उजाड़ा जाता रहा। औद्योगिक उपयोग की नीति जारी रखी गई, लेकिन पर्यावरणविदों के विरोध के बाद सरकार को भी झुकना पड़ा और अब ऐसी नीति बनाई जा रही है
जिससे वनों का संरक्षण किया जा सके और वन समुदाय के लोगों को उनके प्राकृतिक आवास से उजाड़ा न जाए, बल्कि प्राकृतिक परिवेश में उनके पुश्तैनी कार्य करने का सुयोग अवसर मिल सके। इसके साथ अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। जय हिंद।